मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, जहां निफ्टी 50 वॉलेटाइल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पाया। वहीं कुछ सेक्टर्स ने हाल ही में अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स का ब्रेकआउट दिया है। तो आज हम इन्हीं 3 आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स के 3 ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जिन्होंने हाल ही में अपने ऑल टाइम हाईज को ब्रेक किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स वाकई इन ब्रेकआउट्स को जस्टिफाई करते हैं? चलिए समझते हैं। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो पे आते हैं। हमारा पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर कंपनी। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अक्टूबर 25 में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, दिसंबर 25 में ब्रेकआउट दिया और अब अपवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। वैल्यूएशन साइड पे देखें तो कंपनी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। इसका पीई 62.56x और पीईजी 1.55 है, जो अपने पेयर्स में हीरो और आयशर से हायर है। ईवी बाय एबिटा करीब 26x है, बजाज और हीरो से ऊपर लेकिन आयशर से थोड़ा लोअर है। बिजनेस की बात करें तो टीवीएस मोटर दुनिया की 4th लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। कंपनी मोपेड, स्कूटर्स, कम्यूटर मोटरसाइकिल्स, प्रीमियम बाइक्स और 3 व्हीलर्स बनाती है। इंडिया के साथ साथ 90+ कंट्रीज में प्रेजेंस है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ग्लोबल मार्केट शेयर 6.4% रहा, जो 0.2% ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुआ और एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 24% है। सेगमेंट वाइज देखें तो ऑटोमोटिव व्हीकल्स और पार्ट्स कोर बिजनेस है, जो टोटल इनकम का लगभग 87% कंट्रीब्यूट करता है। अब क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं। दिसंबर 25 क्वार्टर में सेल्स 14,756 करोड़ रही, जो 33.7% ग्रोथ है। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्सपेंशन से आई। डोमेस्टिक टू व्हीलर आईस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स 21% ग्रो हुए। टोटल टू व्हीलर आईस सेल्स 25% बढ़ी। इंटरनेशनल बिजनेस 35% ग्रो हुआ। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स 40% जंप करके 1 लाख यूनिट्स क्रॉस कर गए। 3 व्हीलर वॉल्यूम्स भी डबल से ज्यादा हो गए। इन सब ने मिलकर टॉप लाइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। एक्सपेंसेस की ग्रोथ सेल से थोड़ी कम रही, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 39% बढ़ा और ऑपरेटिंग मार्जिन 15% पे स्टेबल रही। ये तब हुआ जब एल्यूमिनियम, कॉपर और प्लैटिनम जैसे कमोडिटीज महंगे रहे। कंपनी ने स्केल बेनिफिट्स, कॉस्ट कंट्रोल और सिलेक्टिव 0.2 से 0.3% प्राइस हाइक से मार्जिन मैनेज किए। साथ ही कंपनी का अदर इनकम लगभग 186% कम हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज का असर बॉटम लाइन पे दिखा। नेट प्रॉफिट 46% बढ़ा और नेट मार्जिन में 52 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ। ग्रोथ आउटलुक पे मैनेजमेंट ने कैपेक्स गाइडेंस लगभग 1700 करोड़ रुपए बताई है और टोटल इन्वेस्टमेंट्स करीब 2900 करोड़ तक हो सकते हैं। अब बैलेंस शीट देखते हैं। बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 24 के 26,006 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 28,609 करोड़ हो गई और सितंबर 25 तक 31,589 करोड़ पे पहुंच गई। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बोरोइंग्स ग्रेजुअली इंक्रीज हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था क्योंकि रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई और सीएफओ 3,503 सीआर रहा। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में सीएफओ 1,390 सीआर रहा। सीएफओ बाय पैट फाइनेंशियल ईयर 24 के नेगेटिव से फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.5x और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में लगभग 1x रहा, जो बेटर कैश कन्वर्जन को दिखाता है। अब रिस्क साइड पे आते हैं। कंपनी का डेट टू एबिटा रेशियो 4x से ऊपर रहा है, जो पेयर्स के कंपैरिजन में काफी हाई है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे डेट कितनी एफिशिएंटली चुका सकती है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट पर दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एबिटा 6,575 सीआर था, लेकिन 2,093 सीआर इंटरेस्ट में चला गया, यानी कि लगभग 32% ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ डेट सर्विसिंग में यूज हुआ। इसका इंपैक्ट आरओसी पर भी दिखता है, जो पेयर्स से लोअर है। अगर लेवरेज एलिवेटेड रहा तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एफिशिएंसी पे प्रेशर आ सकता है। साथ ही स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस वॉलेटाइल रहे। कंपेटिटिव मार्केट में पूरा कॉस्ट पास थ्रू करना आसान नहीं होता, इसलिए मार्जिन प्रेशर का रिस्क बना रहता है। ये एक की मॉनिटरेबल फैक्टर है। दूसरा स्टॉक है एपीएल, अपोलो ट्यूब्स। स्टॉक ने जून 25 में 1936 का लेवल टच करने के बाद लगभग 22% का करेक्शन दिखाया। उसके बाद रिकवरी आई और अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने पुराने हाईज का
ब्रेकआउट दिया है। इन्वेस्टर्स को किसी भी हेल्दी पुल बैक पे नजर रखनी चाहिए। वैल्यूएशन साइड पे देखें तो कंपनी का P 54.46 है एंड जो अपने पेयर्स और सेक्टर मीडियन से काफी ज्यादा है, और PEG 8.75 है जो कि स्लो ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस टू बुक 13.48 पर है जो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में एलिवेटेड लेवल दिखाता है। साथ ही EV बाय EBITDA 34.33 है जबकि सेक्टर मीडियन लगभग 11.2 के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। DII होल्डिंग फाइनेंशियल ईयर 25 के 16.74% से बढ़कर दिसंबर 25 तक 19.91% हो गई, यानी कि 3 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा का इंक्रीज। बिजनेस की बात करें तो APL अपोलो इंडिया की लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर है। कंपनी 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ ऑपरेट करती है और 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 26 तक लगभग 5 मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। ये कंपनी हॉट रोल्ड कॉइल यानी कि HRC स्टील को स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में कन्वर्ट करती है जो हाउसिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। 9 मंथ एंडेड दिस ईयर के हिसाब से रेवेन्यू का लगभग 64% हाउसिंग सेगमेंट से आता है, 19% कमर्शियल से, 13% इंफ्रास्ट्रक्चर से और 4% अदर सेगमेंट से। इसका मतलब हाउसिंग कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। कंपनी का APL अपोलो प्रीमियम ब्रांड हाईएस्ट प्राइस सेगमेंट में, वहीं पे SG ब्रांड लोवेस्ट प्राइस सेगमेंट को टारगेट करता है। अब क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं। दिसंबर 25 क्वार्टर में सेल्स 5,815 CR रही जो 7.03% ग्रोथ है। ये ग्रोथ प्राइमरीली 11% वॉल्यूम इंक्रीज से आई जहां वॉल्यूम्स 9.17 लाख टन पर पहुंच गए। एक्सपेंसेस की ग्रोथ सेल्स से कम रही जिसने ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 36% बढ़ा और ऑपरेटिंग मार्जिन 200 BPS इंप्रूव हुई। इस ग्रोथ को ब्रांड प्रीमियमाइजेशन और SG ब्रांड स्ट्रेटेजी ने भी सपोर्ट किया जिससे 9 मंथ EBITDA पर टन 5,000 रुपीज से ऊपर रहा। दिसंबर में 3.75 लाख टन की सेल्स हुई जो एनुअलाइज बेसिस पर 4.4 मिलियन टन बनती है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 90% तक पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट बॉटम लाइन पर भी दिखा। नेट प्रॉफिट करीब 43% बढ़ा और नेट मार्जिन 100 BPS पॉइंट्स इंप्रूव हुए। ग्रोथ आउटलुक पे मैनेजमेंट ने Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए लगभग 20% वॉल्यूम ग्रोथ गाइड की है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.55 मिलियन टन सेल्स वॉल्यूम का कॉन्फिडेंस है जबकि फाइनेंशियल ईयर 27 का मिनिमम टारगेट 4.2 मिलियन टन है और विजन 2030 के अंडर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 10 मिलियन टन तक ले जाने का रोड मैप है जहां सुपर स्पेशलिटी सेगमेंट्स ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे। मार्जिन्स के फ्रंट पे Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए EBITDA गाइडेंस 5500 पर टन तक बढ़ाई गई है, बट इसको इन्वेस्टर को केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए क्योंकि EBITDA विल बी डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी टू। अगले 2 सालों में 1500 करोड़ का कैपेक्स रोड मैप है और ROCE को करंट लगभग 33% से बढ़ाकर 40% प्लस तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। बैलेंस शीट साइड पे देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में बोरोइंग्स 1144 CR थी जो फाइनेंशियल ईयर 25 में घटकर 634 CR हो गई। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर तक बोरोइंग 715 CR तक रही जहां स्लाइट अपटिक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की वजह से आया। कैश फ्लो ट्रेंड भी स्टेबल रहा। फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1112 CR था जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 1213 CR हो गया। फर्स्ट हाफ में 600 CR रहा जहां इन्वेंट्री बिल्डअप का इंपैक्ट दिखा। CFO बाय पैट फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.6x था जो फर्स्ट हाफ में घटकर 1.1x पर आ गया, यानी कि कैश कन्वर्जन अब भी 1x से ऊपर है लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्टन हुआ है। इस साइड पर एक की फैक्टर रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी है। कंपनी एक स्टील कन्वर्टर है जहां प्राइमरी रॉ मटेरियल हॉट रोल्ड कॉइल यानी कि HRC स्टील होता है। स्टील प्राइसेस में वॉलेटिलिटी मार्जिन्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकती है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में स्टील प्राइसेस गिरने से सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री लॉस रिकॉर्ड हुआ था। फर्स्ट हाफ में इन्वेंट्री लेवल्स भी बढ़े हैं एंड सेम पीरियड में शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बढ़ी है। अगर स्टील प्राइसेस शार्पली डिक्लाइन होते हैं तो मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। ये एक की मॉनिटरेबल रिस्क रहेगा। हमारी तीसरी कंपनी है एक्सिस बैंक लिमिटेड। स्टॉक ने जुलाई 24 में ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद लगभग 30% करेक्ट हुआ, फिर वहां से मोमेंटम वापस बिल्ड हुआ और जनवरी 26 में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया। ये ट्रेंड 1278 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। वैल्यूएशन साइड पे देखें तो बैंक का लगभग 16x के पी पे ट्रेड कर रही है जो काफी
काफी पेयर्स से कम और मीडियम के पास है। साथ ही PEG 0.62 स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस टू बुक 2.01x है, जो HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से नीचे है। बिजनेस की बात करें तो एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो लगभग 54 मिलियन कस्टमर्स को 6110 ब्रांचेस के नेटवर्क के थ्रू सर्व करता है। बैंक 3 की सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है, कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरी। रिटेल इसका कोर स्ट्रेंथ है, अराउंड 51 मिलियन इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्व करता है और इंडिया का 4th लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर भी है। सेगमेंट कंट्रीब्यूशन देखें तो रिटेल बैंकिंग टोटल रेवेन्यू का लगभग 63% कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्पोरेट होलसेल करीब 22% और ट्रेजरी 13% के आसपास है। अब की ऑपरेटिंग मेट्रिक्स देखते हैं। दिसंबर 25 तक टोटल लोन बुक 11,59,000 करोड़ पर पहुंच गई, जो 14% का ग्रोथ है। रिटेल लोन्स का 56% मिक्स है, जबकि कॉर्पोरेट लोन्स का 32% कंट्रीब्यूशन है। एसेट क्वालिटी साइड पे ग्रॉस NPA यानी कि टोटल बैड लोन्स, जहां रिपेमेंट 90 दिन से ज्यादा डिलेड हुआ, 1.4% पे रहा, जो ईयर ऑन ईयर 6 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। वहीं नेट NPA यानी कि कितना लोन डिफॉल्ट हुआ, 0.42% पर है, जो ईयर ऑन ईयर 7 BPS का अपटिक दिखाता है। स्लिपेज रेशियो देखें तो जो कि ये बताता है कि कितनी स्पीड से ए गुड लोन स्ट्रेस्ड या NPA में कन्वर्ट हो रहा है। Q3 में ग्रॉस स्लिपेज 2.11% और नेट स्लिपेज 1.11% रही, जो कि ईयर ऑन ईयर कम हुए। वहीं क्रेडिट कॉस्ट यानी कि लोन डिफॉल्ट से होने वाला टोटल एक्सपेंस Q3 में 1.02% पर रहा, जो 26 BPS ईयर ऑन ईयर कम हुआ। देखिए क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेजेस रेशियो पे मैनेजमेंट का क्या कहना है। Believe would be normalized with effect in comparison to financial year 26. So we have had some one-off events. Firstly, they will get normalized. Secondly, credit cost cycle itself is witnessing a normalization from through cycle trough seen in financial year 23 and 24. So despite this normalization process, so for 23-24 were way lower than where they should be. Then we saw obviously a spike. Now we are kind of coming down to normalized levels, which will be slightly higher than financial year 23-24. But our view is that they will settle at levels lower than what we are seeing right now. नेट इंटरेस्ट इनकम 6% ईयर ऑन ईयर बढ़ी। ये प्राइमरीली वॉल्यूम लेड ग्रोथ थी, क्योंकि एडवांसेस 14% ईयर ऑन ईयर और डिपॉजिट्स 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.64% पे आ गया, जो ईयर ऑन ईयर 29 बेसिस पॉइंट्स लोअर है। बैंक के 72% लोन्स फ्लोटिंग रेट यानी कि रेपो लिंक्ड हैं, इसलिए रेट कट या स्टेबलाइजेशन का इम्पैक्ट इस पे तुरंत पड़ता है। देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे मैनेजमेंट का क्या कहना है। Margins, as we have stated in our various calls or we're in the silent period, interest rates have been cut by 125 basis points. We have to pass on the entire interest rates benefit to the customers. We haven't got the, we have not been able to recoup the entire amount from our customers in terms of passing on the cost of deposits. So it will take some time. But you are seeing NIM stabilizing. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7% बढ़े, जो टॉप लाइन ग्रोथ से थोड़े ज्यादा रहे। इसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन पर भी दिखा, जहां नेट प्रॉफिट 4% ग्रो हुआ। वहीं पे ग्रोथ आउटलुक देखें तो बैंक का टारगेट है इंडस्ट्री की एवरेज क्रेडिट ग्रोथ से लगभग 3 से 4% ज्यादा ग्रो करना। साथ ही देखिए मैनेजमेंट क्या कह रही है। In the medium term, which is defined as 3 to 5 years, we believe our advances growth will be above the industry growth rate. So yes, obviously the credit growth rate is picking up. The numbers seem to indicate that. The deposit growth rate seems to be a bit tepid. But our view is that given the pipeline we have, given the momentum which we are seeing, this year we should be able to maintain a growth rate higher. अब रिस्क साइड पे देखें तो Q3 में नेट क्रेडिट कॉस्ट 0.76% तक बढ़ी है, जो पिछले क्वार्टर से हायर है, और ग्रॉस स्लिपेजेस 6007 करोड़ रहे, जो कि बढ़े हैं। साथ ही NIM कंप्रेशन और स्लोअर NII ग्रोथ नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। ये एक की मॉनिटरेबल ट्रेंड रहेगा। तो ये था हमारा क्विक वॉक थ्रू इन 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स का। आपको इन तीनों बिजनेसेस में से सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा, इनके टेक्निकल ब्रेकआउट्स, फंडामेंटल्स या फिर ग्रोथ आउटलुक? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.